आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। एक बहुत ही संवेदनशील विषय लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। इतना संवेदनशील है कि शब्द कहीं पर गुम हो जाते हैं, जुबान बंद हो जाती है, आंखें देखने से मना कर देती है। कुछ ना कहा जाता ना लिखा जाता उस विषय पर। कितना लिखेंगे, कितना बोलेंगे। बहुत लिखा, बहुत बोला, अब न कुछ बोलने को रहा न कुछ लिखने को रहा। क्या ही कहूँ। मैं बात कर रही हूँ उसी कोलकाता मर्डर विद रेप उस वाले केस की, जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ। वो सुन भी नहीं सकते हम लोग। बयान तो हम क्या कर सकेंगे अपनी ज़ुबान से, हम सुन भी नहीं सकते। हिम्मत नहीं है सुनने की, हिम्मत नहीं है उसे सुनने की बिल्कुल भी। इससे पहले निर्भया कांड हुआ था, इसे निर्भया 2 बता रहे हैं, लेकिन मैं इसे निर्भया 2 नहीं कहूँगी। ये 2, 3, 4, 5 पता नहीं कौन से नंबर पे है। और उससे पहले कितने हुए हैं और आगे भी कितने होंगे कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। बात जब इस तरह की आती है तो कहीं ना कहीं लड़कियों के ऊपर आक्षेप आता है, उनको दोषी ठहराया जाता है। छोटे कपड़े पहने हुए थे, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, रात के इस समय घूम रही थी। रात के इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं घूमना चाहिए, छोटे कपड़े पहनती हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, मान ली आपकी बातें। इस ट्रेनी डॉक्टर ने 31 साल की लड़की थी, वो कौन से छोटे कपड़े पहने हुए थे, कौन सा निमंत्रण दिया था उसने, कौन सी हरकत की थी उसने। सेमिनार हॉल में रात की 2 बजे तक ड्यूटी करने के बाद थक हार के वो रेस्ट कर रही थी। सिर्फ इतना दोष था उसका, बाकी कोई दोष नहीं था उसका। एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। लड़कियों को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये बात मैं मानती हूँ। चलो नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये देश, ये समाज, ये हमारा माहौल उस लायक नहीं है कि अकेली लड़की बाहर निकल सके। मानती हूँ इस बात को, नहीं निकलना चाहिए। लड़कियों को आज़ादी है ही नहीं। एक लड़की का बुलंदशहर में उसके पापा की आंखों के सामने रेप हुआ था। पापा के साथ भी लड़की सुरक्षित नहीं है, घर वालों के साथ भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। कहाँ पर सुरक्षित होगी। इस वाले मुद्दे पर आऊँगी मैं। वो कौन सा केस था, कैसे हुआ था, उस पर मैंने बहुत ही मार्मिक कविता लिखी थी। वो कविता भी आप लोगों के सामने रखूँगी। हिम्मत जुटा रही हूँ। कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बह निकले। और जब आंसू बह निकलते हैं तो आप बोल नहीं सकते, जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह नहीं सकते। तो वो वीडियो फिर मुझे डिलीट करनी पड़ी, और आज फिर से मैं हिम्मत जुटा रही हूँ। मैं वो कविता यहाँ पर रखूँगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं अपने विचार यहाँ पर रख लेती हूँ। वैसे तो विचार रखने की इस पर कुछ ज़रूरत ही नहीं रही कुछ भी। निर्भया केस जब हुआ था, मैं क्या ही कहूँ, मतलब सारी हदें पार हो चुकी थी। और उसके बाद वो आरोपी जब पकड़े गए, उनको सज़ा मिलना, उनको फांसी की मांग हो रही थी। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, जगह जगह मतलब कैंडल मार्च निकल रहे थे, और पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। और बाहर विदेशों में भी ये वाला केस हाईलाइट हो चुका था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और कहीं ना कहीं इस दबाव में उन आरोपियों को फटाफट गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और एक ही मांग थी कि इनको फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उनमें से फांसी हो गई, एक को छोड़ के। वो जो एक आरोपी बचा है, वो एक आरोपी जो बचा है, वो क्यों बचा। हमारे कानून में कुछ कमियां हैं, हमारे सिस्टम में कुछ कमियां हैं, उसके कारण वो आरोपी बचा हुआ है। आज वो अपनी सज़ा पूरी करके बाहर आ चुका है, मिनिमम सज़ा पूरी करके बाहर आ चुका है। मैक्सिमम भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि उससे ज़्यादा सज़ा कानून के पास थी ही नहीं जो उसे देता। नाबालिग उसे कहा जाता था, नाबालिग वो था, मतलब कानून की नज़रों में 18 साल पूरे होने में कुछ महीनों की कमी थी। तो कानून की दृष्टि में उस समय 18 साल से 21 साल के बीच में यदि कोई अपराध करता है तो उसे उस दृष्टि से देखा जाएगा जैसे कि बालिग को देखा जाता है। उसके साथ वो व्यवहार होगा जो बालिग के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर
18 साल होने में कुछ महीनों की कमी थी, तो उसको नाबालिग की कैटेगरी में रख दिया गया। 17 साल कुछ महीने का था वो लड़का, था नहीं है, उसको उस कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, उसके बाद बिल लाया गया कि इस पर जुवेनाइल जो एक्ट है इस पर संशोधन किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए। तो 2012 में ये केस हुआ था। 2015 में ये अपनी सज़ा 3 साल की सज़ा होती है नाबालिग की मैक्सिमम, अपनी 3 साल की सज़ा वो पूरी कर चुका था दिसंबर 2015 में, और 20 दिसंबर 2015 को वो अपनी सज़ा पूरी 3 साल की सज़ा पूरी करने के बाद बाहर आ जाता है जेल से, और 31 दिसंबर 2015 को ये बिल पास हो जाता है। लगभग 3 साल ये बिल अटका रहा, जद्दोजहद में अटका रहा, बहस होती रही, ये होता रहा, वो होता रहा। उसके बाहर आते ही कुछ मतलब 10 दिन बाद ही ये बिल पास हो जाता है। लेकिन मेरा जो सवाल था, और मैंने जो मतलब मुझे बहुत आक्रोश हुआ, बहुत गुस्सा भी आया, बहुत मेरा अंदर से मन उद्वेलित हुआ, भावनाएं भड़क उठी मेरी, और मैंने एक कविता लिखी थी इस पर। मैंने कहा अब निर्भया का जो वो है, क्या बोलते हैं, उसका इंसाफ जो है वो अधूरा रहेगा ज़िंदगी भर। कोई अदालत, कोई भी सरकार, कोई अदालत, कोई भी व्यक्ति दुनिया का कितना भी बड़ा हो, उसे उसका इंसाफ पूरा नहीं कर सकता। अब वो अधूरा ही रहेगा, क्योंकि वो जिसने सबसे ज़्यादा हैवानियत की थी, 17 साल कुछ महीने का लड़का था, वो जवान लड़का, उसे नाबालिग की कैटेगरी में रख के इतने बड़े अपराध की मात्र 3 साल की सज़ा हुई, और उस सज़ा को काटने के बाद, पूरी करने के बाद वो आराम से बाहर आ गया। और हमारे देश के एक तथाकथित बड़े नेता उसके जीवन यापन का इंतज़ाम भी कर देते हैं। ये सिस्टम, ये व्यवस्था, इसे क्या कहेंगे, इस पर मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, बहुत कुछ लिखा है मैंने, क्या ही कहूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं उस पर जो मैंने लिखा था ना, उस पर जो कविता मैंने लिखी थी, मैं वो आपको सुनाती हूँ। निर्भया के लिए मैंने क्या लिखा था, और मैं यहाँ पर ये जो केस हुआ है इसे भी मैं उसी से जोड़ रही हूँ। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं सरकार कितनी लोग लिपापोती करती है, राज्य सरकार, और देखते हैं उनको जो अपराधी है उनको बचाने के कितने और उपाय किए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे किए जा चुके हैं, अब तक बहुत कुछ उसमें हो चुका है। इन 5 दिनों के अंदर, 6-7 दिनों के अंदर सबूत जितने भी मिटाए जा सकते थे मिटाए गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप सबको पता है, रिकॉर्ड में आ चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, कितनी हैवानियत हुई है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मैं वो कविता आप लोगों के सामने आज ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने लिखी है। मैं लिखना नहीं चाहती इन विषयों पर, भगवान करे मुझे आगे बिल्कुल मौका ना मिले इन विषयों पर लिखने का, लेकिन क्या करूँ, संवेदनशील हूँ, संवेदनशील विषयों पर लिखती हूँ, और यही मेरी विधा है। मैं ऐसे विषयों पर लिखती रही हूँ। गला थोड़ा सा ख़राब है, उसके लिए सॉरी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी भावनाओं को आप तक पहुँचाने की। मत रो निर्भया तेरे आंसू कोई नहीं गिनने वाला, मत रो निर्भया तेरे आंसू कोई नहीं गिनने वाला। जिस दिन वो नाबालिग 3 साल की सज़ा पूरी करने के बाद बाहर आया था, उस दिन मैंने ये कविता लिखी थी, क्योंकि मेरे अंदर से यही आवाज़ निकली कि इसका जो इंसाफ है वो कोई पूरा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी कभी पूरा नहीं होगा। मत रो निर्भया तेरे आंसू कोई नहीं गिनने वाला, कैसे हो इंसाफ पूर्ण अब कोई नहीं सुनने वाला, कैसे हो इंसाफ पूर्ण अब कोई नहीं सुनने वाला। सदियों पहले भरी सभा में, सदियों पहले भरी सभा में अबला नंगी करवाई, सदियों पहले भरी सभा में अबला नंगी करवाई। शूरवीर योद्धा बैठे थे, शर्म उन्हें भी ना आई। क्या आज हमारे देश में योद्धाओं की कमी है? बिल्कुल कमी नहीं है, योद्धाओं का देश है, शूरवीरों का देश है, लेकिन उनके होते हुए ये सब होता है, शर्म आती है। शूरवीर योद्धा बैठे थे, शर्म उन्हें भी ना आई। उस दिन भी लाचारी थी और आज भी सब लाचार हुए। कौन सी लाचारी थी कि आप एक खूंखार अपराधी को 3 साल की सज़ा देने के बाद छोड़ रहे हो और उसके बाद बिल पास कर रहे हो? कौन सी मजबूरी थी? वो 3 साल जो थे, वो जो 3 साल आप लोगों को मिले, उन 3 सालों में वो बिल पास क्यों नहीं हुआ? आपने निर्भया को इंसाफ क्यों नहीं दिया? उस दिन भी लाचारी थी और आज भी सब लाचार हुए। एक समंदर अश्रु निकले लेकिन सब बेकार हुए, एक समंदर अश्रु निकले
लेकिन सब बेकार हुए। वो तो केवल अंधे थे। उस इतिहास की बात कर रही हूँ मैं, और आज का जो वर्तमान जो समय है उसे भी जोड़ रही हूँ। वो तो केवल अंधे थे, ये गूंगे और बहरे भी हैं। वो तो केवल अंधे थे, ये गूंगे और बहरे भी हैं। कैसे हम आवाज़ उठाएं, होठों पर पहरे भी है। कैसे हम आवाज़ उठाएं, होठों पर पहरे भी है। मैं चाहती हूँ कि उसे सज़ा मिले, लेकिन क्या मेरे कहने से उसे सज़ा मिल जाएगी? यही पहरा है होठों पर। कैसे हम आवाज़ उठाएं, होठों पर पहरे भी हैं। वो तो उस अबला की लाज तो उस दिन, उस अबला की लाज तो उस दिन देव की नंदन बचा गए। उस अबला की लाज तो उस दिन देव की नंदन बचा गए। लेकिन तेरी लाज के टुकड़े, लेकिन तेरी लाज के टुकड़े नेताओं को बचा गए। बहुत सारे नेताओं की राजनीति चमकी, बहुत सारे नेताओं की राजनीति चमकी। बहुत ने उसकी चिता पर रोटियां सेकी। सच में ये हुआ था और आगे भी ये होता रहेगा। तेरी चिता पर राजनीति की रोटी कितनों ने सेकी। तेरी चिता पर राजनीति की रोटी कितनों ने सेकी। हरदम रूह सिसकती तेरी मगर किसी ने ना देखी। हरदम रूह सिसकती तेरी मगर किसी ने ना देखी। कैसे हम इंसाफ तुझे दें। आज भी मेरा धीरज जो है ना वो जवाब दे रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। कैसे हम इंसाफ तुझे दें, तेरे लिए कानून नहीं। अब कोई कानून तेरे लिए बचा ही नहीं। कैसे हम इंसाफ तुझे दें, तेरे लिए कानून नहीं। सड़कों पर जो बहा था उस दिन तेरी लाज का खून नहीं। इन्होंने तेरी लाज का खून माना ही नहीं। तेरा खून बहा था, इन्होंने माना ही नहीं। कैसे हम इंसाफ तुझे दें, तेरे लिए कानून नहीं। सड़कों पर जो बहा था उस दिन तेरी लाज का खून नहीं। झूठे हैं ये श्रद्धा सुमन, झूठे हैं ये श्रद्धा सुमन जो अब तक तुझको दिए गए। झूठे हैं ये श्रद्धा सुमन जो अब तक तुझको दिए गए। झूठे हैं वो वादे जो मोमबत्ती लेकर किए गए। झूठे हैं वो वादे जो मोमबत्ती लेकर किए गए। बहुत सारे वादे किए गए थे, हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे, हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे। क्या उसका इंसाफ पूरा हुआ? मेरा ये ज्वलंत सवाल है। कोई जवाब दे सकता है तो प्लीज़ देना जवाब। मत रो निर्भया तेरे आंसू कोई नहीं गिनने वाला। कैसे हो इंसाफ पूर्ण अब कोई नहीं सुनने वाला। ये वो कविता है जो मुझे सच में रुला देती है, सच में रुला देती है। कई बार मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने कंट्रोल किया किसी तरह से, क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी है, आप लोगों तक पहुंचानी है। यदि मेरी बात सच में आप लोगों तक पहुंच रही है और यदि आपकी आंखों में एक कतरा आंसू का आ जाता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। अब मैं उस कविता पर आती हूँ। उस 9 साल की बच्ची के लिए मैंने लिखी थी, उस बाप के लिए मैंने लिखी थी जिस बाप के सामने उसकी 9 साल की बच्ची का रेप हुआ था। बाप को बांध दिया गया था, बंधक बना दिया गया था, उसके सामने ये सब हुआ था। बुलंदशहर का केस है। सपा की सरकार थी यूपी में। एक फैमिली आ रही थी, गुंडों ने रास्ते में घेर लिया और महिलाओं के साथ दरिंदगी की। उनमें एक 9 साल की बच्ची थी, उसके साथ भी दरिंदगी की। और उस बाप की जो हालत रही होगी, उस बाप ने जो महसूस किया होगा, वो लाचारी, वो बेबसी, वो दुख, वो क्या रहा होगा, क्या मतलब मैंने वो पल जी कर देखा, क्योंकि उस समय मेरी बच्ची भी उसी एज की थी। मैंने अपनी बच्ची की तरफ देखा और मेरी ना रूह कांप गई, तड़प उठी मैं अंदर से। और मैंने ये कविता लिखी थी। सच में मैं लिखते हुए रोई थी। और मैंने आज तक मंचों पर नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है इसे पढ़ने की। मैं इसे खोल के वैसे भी पढ़ने लगती हूँ, मेरी आंखें बरस पड़ती है। मैं रखती हूँ ये कविता, सुनना। इसका शीर्षक ही ये है कि न आना इस देश में लड़ो। वो बाप क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या महसूस करता है, सुनना। न आना इस देश में लड़ो, यहाँ दरिंदे घूम रहे। न आना इस देश में लड़ो, यहाँ दरिंदे घूम रहे। बोटी बोटी खा जाने को खुले भेड़िए घूम रहे। बोटी बोटी खा जाने को खुले भेड़िए घूम रहे। हो सकता है वोट की खातिर दोषी महिमा मंडित हो सकता है वोट की खातिर दोषी महिमा मंडित हो सकता है तेरी लाज के टुकड़े और विखंडित हो सकता है तेरी लाज के टुकड़े और विखंडित हों। तेरी लाज से ज़्यादा कीमत एक वोट की है लाडो। सच में यही है। आपको जहाँ से वोट मिलेगी, आप उस अपराधी को, यदि वो अपराधी आपका वोटर है तो आप उसे बचाएंगे। आप चाहे किसी भी कुर्सी पे बैठे हैं, आप चाहे किसी भी उस पे हैं, पद पे हैं। तो ये एक रीति चली आ रही थी। और मैंने जैसा कि बोला, उनकी सरकार थी जिन्होंने ये बोला था निर्भया कांड होने पर
कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। समझ सकते हैं आप कि वहाँ क्या हो सकता था। तब मैंने ये लिखा, तेरी लाज से ज़्यादा कीमत एक वोट की है लाडो, जो पीर दिखाई ना देगी वो तेरी चोट की है लाडो। वोट तो दिखाई देगी उनको, लेकिन तेरी जो चोट की पीर है, पीड़ा है, वो नहीं दिखाई देगी, ये मुझे पता है। मर्यादा की अर्थी पर अब फूल चढ़ाना चाहता हूँ। क्या है मर्यादा, कैसी होती है मर्यादा, मुझे नहीं पता। मर्यादा की अर्थी पर अब फूल चढ़ाना चाहता हूँ। मूक रुदन अब बोल उठा पर नहीं जताना चाहता हूँ। मूक रुदन अब बोल उठा पर नहीं जताना चाहता हूँ। पापा के साये में भी तू नहीं लाडली बच पाई। पापा के साये में भी तू नहीं लाडली बच पाई। रूह तड़प उठी लाडो जब पापा कहकर चिल्लाई। रूह तड़प उठी लाडो जब पापा कहकर चिल्लाई। कैसे तुझको देखूं लाडो आँख फोड़ लूँ क्या बोलो। कैसे तुझको देखूं लाडो आँख फोड़ लूँ क्या बोलो। कैसे खुद को धीर बंधाऊं शीश फोड़ लूँ क्या बोलो। बहुत कंट्रोल किया फिर भी निकल पड़े, कोई बात नहीं। कैसे खुद को धीर बंधाऊं शीश फोड़ लूँ क्या बोलो। व्यवस्था को आग लगा दूं, व्यवस्था को आग लगा दूं या फिर लोकतंत्र फूंकूं। व्यवस्था को आग लगा दूं या फिर लोकतंत्र फूंकूं। क्या करना है लाडो बोलो कैसे मैं खुद को रोकूं। क्या करना है लाडो बोलो कैसे मैं खुद को रोकूं। और आखिरी पंक्तियाँ, परसों हम आज़ादी का पर्व मना रहे थे, लेकिन मैं पूछती हूँ एक सवाल, क्या सच में हम आज़ादी का पर्व मनाने के लायक हैं। उन्होंने जो बलिदान दिए थे, क्या उनके बलिदान की हमने इज्जत रखी, सम्मान रखा। जब ये चीज़ें होती हैं, जब बच्चियों को कोई किसी भी तरह की कहीं आज़ादी है ही नहीं, जब वो अपने ही देश में इतनी लाचार है, इतनी बेबस है कि उनके साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकल रही है वो सही सलामत घर में आ जाएगी। कहाँ की आज़ादी, कैसी आज़ादी। तो वो बोलता है उसके पापा बोलते हैं, आज़ादी का पर्व भी अब तो मुझे सशंकित लगता है। आज़ादी का पर्व भी अब तो मुझे सशंकित लगता है। नकली इस आज़ादी में जीना भी कलंकित लगता है। नकली इस आज़ादी में जीना भी कलंकित लगता है, जीना भी कलंकित लगता है। और मैं एक सवाल पूछती हूँ, हमारी सरकारें बहुत मजबूत सरकारें आई और गई, और अभी भी जो सरकार है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, बहुत विकास किया है देश का। हमारे देश की जो सीमाएं बहुत सुरक्षित हो चुकी हैं। हमारा देश बाहरी ताकतों से बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो चुका है। क्या इस सरकार के पास या किसी भी सरकार के पास हमारी बेटियों की, हमारी बच्चियों की सुरक्षा की कोई गारंटी है। कोई देश कोई ले सकता है गारंटी है किसी के पास। क्या हमारी बच्चियां अपने देश में सुरक्षित हैं, जहां हमारी सीमाएं सुरक्षित हो चुकी है, जहां हमारा देश इतना सुरक्षित हो चुका है। आपने बहुत तरक्की कर ली। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने की राह पर हैं, लेकिन जब इस वाले विषय पर हम आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमसे पीछे कोई भी नहीं है, हमसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ कोई भी नहीं है। आखिरी सवाल मेरा आप लोगों से, कोई भी बता दे, हम अपनी बच्चियों को कहाँ छुपा कर रखें। हम अपनी बच्चियों को कहाँ छुपा कर रखें। इस सवाल के साथ मैं अपने इन शब्दों को विराम देती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। यदि आपकी संवेदनाएं कहीं ना कहीं छू गई है मेरी इन शब्दों से, तो मुझे बताना ज़रूर, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। क्योंकि जब आंखों में आंसू आते हैं तो बोलने में थोड़ी परेशानी होती है, मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहूँगी। नमस्कार।